हाँ, बहुत भली रोशनी। मैंने अपना बाजू इसकी कमर के गिर्द हमाइल कर दिया, लेकिन हम इन रोशनियों का नज़ारा दूर से ही कर सकते हैं। हम करीब जाकर इनकी जगमगाहट से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। सिर्फ़ चंद रोज़ की बात है। रत्ना ने अपना बोझ मेरे ऊपर डालते हुए कहा, हम हमेशा ही तो ऐसे नहीं छुपते रहेंगे। एक ना एक दिन तो इन अंधेरों से निकल कर रोशनी में आएंगे और आज़ादी से घूमे फिरेंगे। हाँ, शायद, मैंने कहा और इसे अपने से अलग करके खिड़की बंद कर दी और पर्दा बराबर करके बेड की तरफ आ गया। मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए। मुझे कुछ थकन सी महसूस होने लगी है। मैं बेड पर लेट गया। बहुत आरामदेह मैट्रेस था। बेड इतना बड़ा था कि 5-6 अफराद बड़े आराम से इस पर लेट सकते थे। रत्ना ने बेड की टेक के पहलू में लगा हुआ बटन दबाकर तेज़ रोशनी बुझा दी और नाइट बल्ब रोशन कर दिया। नीलगू रोशनी आंखों को बहुत भली लग रही थी। मैं वाकई इस भाग दौड़ में थक गया था। ज़हनी थकावट जिस्मानी थकावट से ज़्यादा थी। मैं सो जाना चाहता था, लेकिन चाहने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। मुझे एहसास नहीं था कि कितना वक्त गुजरा है और फिर दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक गए। मैं समझ गया कि रोशन बाबू वापस आ गया होगा और कोई अहम खबर लाया होगा और कन्याकुमारी हमें बुलाने आई थी। मैंने उठना चाहा तो रत्ना ने मुझे दबोच लिया और कान में सरगोशी करने लगी। आराम से लेटे रहो, वो हमें बाहर की सूरत हाल से आगाह करना चाहती होंगी। इनकी बात हम सुबह भी सुन सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती तो इस तरह आराम से दस्तक न दी जाती। आराम से लेटे रहो, जो कुछ भी होगा सुबह देखा जाएगा। मैंने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। दरवाजे पर एक बार फिर पहले की तरह हल्की सी दस्तक हुई। रत्ना ने शायद ठीक ही कहा था कि कोई इमरजेंसी होती तो दस्तक देने का अंदाज ऐसा ना होता। इसके बाद दस्तक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगर हम किसी और जगह होते तो पत्ता खड़कने की आवाज़ से भी बदहवास हो जाते, लेकिन यहाँ हमें पूरा इत्मीनान था, इसलिए आराम से बिस्तर पर पड़े रहे। सुबह मेरी आंख खुली तो सामने दीवार गिर क्लॉक की सुइयां 9 बजे का वक्त बता रही थी। रत्ना बिस्तर पर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा चंद इंच के करीब खुला हुआ था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। रत्ना तकरीबन आधे घंटे बाद बाथरूम से बरामद हुई। रत्ना मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बिस्तर से उठकर बाथरूम में घुस गया। 9:45 बजे के करीब मैं और रत्ना कमरे से निकले तो पूरे घर पर सन्नाटा था। मैंने बालकोनी से झांक कर देखा, निचले हिस्से में भी कोई नहीं था। मेरा ख्याल था कि वो लोग भी सो रहे थे, लेकिन नरगिस के बारे में मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि जब मैं ये सोच रहा था तो ठीक इसी वक्त निचले हॉल में किचन की तरफ वाला दरवाज़ा खुला और बीबी यानी नरगिस एक ट्रे दोनों हाथों में उठाए इस दरवाजे से बरामद हुई। ट्रे में चाय के 2 कप रखे हुए थे। नरगिस ने भी हमें बालकोनी में खड़े देख लिया था। मेरा ख्याल था कि वो ऊपर आएगी, लेकिन इसका रुख हॉल के दाएं तरफ वाली राहदरी की तरफ था। मैं समझ गया कि रोशन बाबू और कन्याकुमारी नीचे किसी कमरे में थे और नरगिस इनके लिए बेड टी ले जा रही थी। मैंने रत्ना की तरफ देखा। वो मेरी निगाहों का मतलब समझकर मुस्कुरा दी। रोशन बाबू कन्याकुमारी का पुराना चाहने वाला है, वो मध्यम लहजे में बोली। इसने कन्याकुमारी की वजह से हमें भी यहाँ पनाह दी है। हमें पनाह देने में मुमकिन है इसकी नीयत साफ़ हो, लेकिन कन्याकुमारी से वो इसकी कीमत तो वसूल कर सकता है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन नरगिस को इस रहदरी से वापस आते देखकर खामोश हो गया। नरगिस ने हमारी तरफ देखा और बोली, तुम दोनों के लिए चाय ऊपर ले आऊँ या नीचे आओगे? चाय तो हम नीचे ही आकर पियेंगे, लेकिन क्या चाय तैयार होने तक हम कोठी का ऊपर का ये हिस्सा देख सकते हैं? मैंने कहा, पूरी आज़ादी से कोई रोक टोक नहीं है। नरगिस कहते हुए किचन वाले दरवाजे की तरफ घुस गई। ऊपर 4 कमरे थे, 2 इस हॉल के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। वो चारों के चारों कीमती साजो सामान से आरास्ता थे। मुझे हैरत हुई कि रोशन बाबू इतनी बड़ी कोठी में अकेला ही रहता था, तो कोठी को ऐसे कीमती सामान से भरने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन बहरहाल ये दौलत के खेल थे। रोशन बाबू के पास दौलत थी, वो इसे किसी तरह भी खर्च कर सकता था। चौथा कमरा बिल्कुल इसी तरह का था जिसमें हमने रात गुजारी थी। इसकी बड़ी बड़ी मेहराबी खिड़कियां भी पिछली तरफ खुलती थीं। मैंने एक खिड़की खोल दी और बाहर झांकने लगा। रात को इस तरफ कुछ नज़र नहीं आया था, लेकिन दिन की रोशनी में नज़र डालती ही मैं चौंक गया। इस तरफ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जिसमें शफाफ पानी झलक रहा था। पूल के फर्श और दीवारों पर नीली टाइलें लगी हुई थीं, जिनसे पानी भी नीला नजर आ रहा था। खिड़की से नीचे दीवार से 10 फीट आगे तक घास का किता था। पूल के 3 अतराफ में इसी तरह 10-10 फीट तक घास थी। अलबत्ता दाएं तरफ घास का ये सिलसिला दूर तक चला गया था। इस तरफ से घूमकर कोठी की तरफ वाले हिस्से की तरफ जाया जा सकता था। इसी तरफ लेंटर की छत वाला एक शेड भी था, जिसके नीचे गालबन कपड़े वगैरह बदलने के लिए बर्थ बने हुए थे। अगली दीवार तकरीबन 15 फीट ऊंची थी। अगर वो दीवार ऊंची ना होती तो बाहर से झांकने का कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि इस दीवार की पिछली तरफ अमूदी ढलान थी और वो आबादी जहाँ हमने रात रोशनियाँ जगमगाती हुई देखी थी, वहाँ से खासी दूर थी।
दाएं तरफ बुलंदी पर वाक़ई आबादी भी खासी दूर थी। दाएं तरफ तकरीबन 200 गज दूर नशीब की तरफ जाती हुई एक सड़क थी जिस पर ट्रैफिक नज़र आ रहा था। अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि गुज़श्ता रात रोशन बाबू ने नरगिस से ये क्यों कहा था कि हमें पिछला कमरा दे दिया जाए। सामने वाले कमरों का रुख सड़क की तरफ था और इस बात का इस्तेमाल था कि सड़क की तरफ से हमें देख न लिया जाए, जबकि पिछली तरफ ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। हम कुछ देर तक खिड़की पे खड़े बाहर देखते रहे, फिर मैंने खिड़की बंद कर दी और हम दोनों कमरे से निकल आए। जब हम नीचे आए तो ठीक इसी वक्त नरगिस भी ट्रे उठाए किचन वाले दरवाजे से निकल रही थी। नरगिस ने चाय सेंटर टेबल पर रख दी और रत्ना के साथ सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने कप उठाया और चाय की चुस्कियां लेते हुए मेरी नज़रें बार बार इसकी तरफ उठ रही थीं। मेरे लिए चाय के घूंट भरना दुश्वार हो गया। कमबख्त नज़रें भी काबू में नहीं थीं। रत्ना मेरी इस कैफियत को ताड़ गई। पहले तो वो मुस्कुराती रही, फिर अपना कप उठाते हुए बोली, आओ बाहर चल कर बैठते हैं ताज़ा हवा में। वो बीबी की तरफ घूम गई। बीबी ऊपर से हमने पीछे स्विमिंग पूल देखा था, इस तरफ ऊपर से घूम कर जाना पड़ेगा या कोई और। वो रहदरी के सामने वाला दरवाज़ा स्विमिंग पूल ही की तरफ खुलता है। बीबी ने इसकी बात काटते हुए कहा। मैं भी अपना कप उठाकर खड़ा हो गया। मुझे रत्ना की वजह से उठना पड़ा था, वरना नरगिस के सामने से उठने को किस कमबख्त का दिल चाहता था। रहदली वाले दरवाजे के बाहर 3-4 गार्डन चेयर्स भी रखी हुई थी, जिनके बीच में बांस की खिचियों वाली एक मेज़ भी रखी थी। हम दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। आसमान पर हल्के बादल थे, जिसकी वजह से हवा के झोंके बड़े खुशगवार लग रहे थे। नरगिस यहाँ की हाउसकीपर है या? रखेल रत्ना ने मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। रोशन बाबू ने बीवी का झंझट नहीं पाला, लेकिन कोई मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। गुज़श्ता रात कन्याकुमारी ने जब बताया था कि नरगिस हाउसकीपर है तो मैं इस वक्त समझ गई थी, इतनी हसीन हाउसकीपर रखने की कोई वजह तो होनी चाहिए। तुम मर्दों को इल्ज़ाम दे रही हो। मैंने इसे घूरा। औरत भी? बस रहने दो। रत्ना ने इस बार भी मेरी बात काट दी। औरत को इस रास्ते पर धकेलने वाला भी मर्द ही है। मेरी ज़ुबान न खुलवाओ और इस मौजू को यहीं ख़त्म कर दो। ये मौजू तुमने ही छेड़ा है, बहरहाल ख़त्म, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वाकई इस मौजू पर बात ख़त्म हो गई। चाय पीने के बाद हम काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और फिर अंदर से कन्याकुमारी के कह सुनकर हम भी अंदर आ गए। कन्याकुमारी और रोशन बाबू हॉल कमरे में खड़े किसी बात पर हंस रहे थे। कन्याकुमारी का चेहरा खिला पड़ा था। मुझे बहुत हैरत हुई। कल रात यही लड़की खौफ से थर-थर काँप रही थी, इसके दांत बज रहे थे और इससे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और अब इस तरह कह लगा रही थी जैसे सब कुछ भूल चुकी हो। हालांकि ये कोई भूलने वाली बात नहीं थी। दुश्मन हमारी ताक में था। कन्याकुमारी भी इस वक्त हमारे जुर्म में बराबर की शरीक थी। कन्याकुमारी ने शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। ये लिबास जाहिर है नरगिस ही ने इसे दिया होगा। बाल बिखरे हुए थे, इसका हुलिया देखकर कहा जा सकता था तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना। हमें देखकर इन दोनों की हंसी रुक गई। हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, रोशन बाबू ने हमारी तरफ देखते हुए कहा और फिर नरगिस को देखते हुए बोला, बीबी नाश्ता लगाओ, भूख लग रही है। इसकी आवाज़ सुनकर बीबी किचन वाले दरवाजे से झांकने लगी। नाश्ता तो तैयार है, तुम लोग तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं, बस तुम नाश्ता लगाओ, रोशन बाबू कहता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। कन्याकुमारी वहीं खड़ी रही। वो कुछ शर्मिंदा सी लग रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद नरगिस नाश्ते के लवाजमात से लदी ट्राली धकेलती हुई वारिद हुई। इसने सब कुछ सेंटर टेबल पर ही लगा दिया। दूसरी टेबल भी साथ मिलाई गई थी। वर्क पराठे, हाफ फ्राई अंडे और प्लेट के अलावा पनीर और अमरूद का जाम था। रोशन बाबू अपने कमरे से आ गया और फिर हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। नरगिस ने भी अभी तक बड़ी ही पहन रखी थी और वो मेरे सामने बैठी हुई थी। रात को कुछ मालूम हुआ रोशन बाबू? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं 2:30 बजे वापस आया तो तुम लोग सो चुके थे, रोशन बाबू ने जवाब दिया। वैसे कोई बात मालूम नहीं हो सकी। पूरे शहर की पुलिस एक बार फिर तुम लोगों की तलाश में मुतहर्रक हो गई है। ब्लैक कैट्स भी जगह जगह छापे मार रहे हैं। कन्याकुमारी के फ्लैट पर भी पुलिस ने कब्जा कर लिया है। शोभा अस्पताल में है, सुना है इसकी हालत बहुत अबतर है। नाश्ते के बाद नरगिस ने बर्तन समेटे और कपड़े बदल कर सौदा वगैरह लेने के लिए चली गई। वैसे ही अच्छी बात थी कि यहाँ काम करने के लिए कोई और मुलाजिम नहीं था। सारा काम नरगिस ही ने संभाल रखा था। क्या रोशन बाबू सुबह नाश्ता करके चला जाता था और इसकी वापसी रात को ही होती थी? आम तौर पर वो भी बाहर से ही खाना खाता था। इसी तरह नरगिस अकेली थी। वो दिन भर या तो डस्टिंग वगैरह करती रहती या टीवी देखती। कुछ वक्त निकाल कर लॉन की भी देखभाल कर लेती थी। रोशन बाबू नरगिस के वापस आने से पहले ही तैयार हो चुका था। मुझे वापसी में देर हो जाएगी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। बंगले के अंदर तुम लोग आज़ादी से घूम फिर सकते हो। 4 दीवारी खासी ऊंची है, बाहर से किसी के देख लिए जाने का अंदेशा नहीं। पिछली तरफ स्विमिंग पूल और इसके साथ वाला लॉन हर लिहाज से महफूज है।
रोशन बाबू अपनी गाड़ी पर चला गया। नरगिस दोपहर के खाने की तैयारी के लिए किचन में चली गई। रत्ना और कुमारी वक्त गुजारने के लिए फर्नीचर की डस्टिंग करने लगी और मैं टीवी पर फिल्म लगाकर बैठ गया। दोपहर का खाना हमने 3:30 बजे खाया था। खाना खाते ही मुझ पर सुस्ती तारी होने लगी। मैं कमरे में आ गया जहाँ रात गुजारी थी। रत्ना भी मेरे साथ थी। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख बंद हो गई और कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद में सो गया। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो औरतों की चीखों की आवाज़ थी। मेरे दिमाग पर इस वक्त सनसनाहट सी तारी थी। मैं सर को ज़ोर ज़ोर से झटके देता हुआ उठ गया। जिस्मानी चीखों की आवाज़ें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैंने सर को एक दो और झटके दिए और बिस्तर से छलांग लगाकर इस जगह पहुंच गया जहां गुज़श्ता रात राइफलें रखी थी। अपनी राइफल उठाते हुए अचानक एक और ख्याल आया। जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो रत्ना भी मेरे साथ थी, लेकिन इस वक्त वो कमरे में नहीं थी। मैं राइफल उठाए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन ठटक कर रह गया। औरतों के चीखने की आवाज़ें अकबी सिमत से आ रही थीं। मैं मुड़कर पिछली खिड़की की तरफ दौड़ा। पर्दा हटाने और खिड़की खोलने में 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा और फिर जैसे ही मैंने बाहर झांका, मेरा दिमाग फक से उड़ गया और मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। रत्ना, नरगिस और कन्याकुमारी स्विमिंग पूल से एक दूसरे पर पानी के छींटे उछालते हुए चीख रही थीं। मेरे दिमाग में एक बार फिर सनसनाहट होने लगी। इन तीनों ने निहायत मुख्तसिर ज़ेर जामे पहन रखे थे। मैंने राइफल नीचे रख दी और दोनों कोहनियाँ खिड़की पर टिकाकर किसी कदर आगे झुक गया और गहरे गहरे सांस लेता हुआ इन्हें देखने लगा। वो तीनों अपने ध्यान में थी और फिर एक मौके पर नरगिस की नज़रें ऊपर उठ गईं और उसने मुझे देख लिया। इसने रत्ना की तरफ देखते हुए सरगोशी में कुछ कहा और कन्याकुमारी ने बैक वक्त ऊपर देखा। शर्म नहीं आती? ऊपर से झांक कर औरतों को नहाते हुए देख रहे हो? हिम्मत है तो नीचे आओ ना, हम तुम्हें बताएं कि इस तरह झांकने का मतलब क्या होता है, कन्याकुमारी ने चीख कर कहा। मैंने जवाब देने की बजाय मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले थे। आसमान पर बादल भी गहरे हुए थे। मैं पूल के किनारे पर खड़ा हो गया। रत्ना करीब आ गई। वो मुझसे बातें कर रही थी और फिर अचानक ही इसने मेरी टांग खींच ली। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और शराब से पानी में गिर गया और फिर इन तीनों ने मुझे छाप लिया। इत्तफाक से बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन हम पूल से बाहर नहीं निकले और तकरीबन 1 घंटे तक मस्तियाँ करते रहे। जब बाहर निकले तो बारिश तेज़ हो चुकी थी। रत्ना थर-थर काँप रही थी और इसके दांत बज रहे थे। इतनी देर तक पानी में रहने से इसे सर्दी लगने लगी थी। मेरा ख्याल था वो कपड़े पहन लेगी तो सर्दी रुक जाएगी, मगर इसकी कपकपी बढ़ती गई। अंदर आकर इसने कंबल भी ओढ़ लिया। नरगिस ने गरम गरम कॉफ़ी भी पिलाई, मगर वो मुसलसल कपकपाती रही। अब मुझे तशवीश होने लगी। मैंने इसे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। नरगिस ने इस पर कंबल डाल दिए और मैंने इसकी पेशानी को छू कर देखा तो मज़ीद परेशान हो गया। इसका जिस्म बुखार से तप रहा था। नरगिस ने इसे पैरासीटामोल की 2 गोलियां दी। मेरा ख्याल था कि पैरासीटामोल से बुखार उतर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बुखार तेज़ होता रहा। रात 9 बजे के करीब रोशन बाबू वापस आया तो रत्ना की सूरत हाल से वो भी घबरा गया। इसने इसी गली में रहने वाले एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन कर दिया और इसे फ़ोन पर ही बता दिया कि नरगिस की कज़न आई हुई है जिसे सर्दी लगने की वजह से बुखार हो गया है। तुम दोनों दूसरे कमरे में चले जाओ। रोशन बाबू ने मुझे और कन्याकुमारी को इशारा किया। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा। कन्याकुमारी मुझसे पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। इसने बोल्ट गिराकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने नरगिस खड़ी थी। इसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात नुमाया थे। आ जाओ तुम लोग जल्दी, डॉक्टर जा चुका है, इसने कहा। मैं इस कमरे से निकल कर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। रत्ना की आंखें बंद थी। इस पर अगरचे 2 कंबल पड़े हुए थे, मगर सीने का 0 बम बता रहा था कि इसका सांस बहुत तेज़ चल रहा है। अगर ये सोना चाहती है तो सोने दो। डॉक्टर ने कहा है कि इसे डिस्टर्ब न किया जाए। अभी वो इंजेक्शन लगा कर गया है, नरगिस ने कहा। इंजेक्शन? शायद बुखार तोड़ने के लिए। मैंने इसकी तरफ देखा। इसे नमूनिया हो गया है, नरगिस ने बताया। क्या? मैं उछल पड़ा और रत्ना की तरफ देखने लगा। इसने आंखें दोबारा बंद कर लीं। जसवंत सिंह बहुत सियाना डॉक्टर है, नरगिस कह रही थी। अच्छा हुआ जो बरवक्त इसे बुला लिया गया। वो कह रहा था कि अगर देर हो जाती तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन अब ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है। इंजेक्शन लगा दिया है और दवाएं लिख कर दी हैं जिनके इस्तेमाल से ये जल्द अच्छी हो जाएगी। रोशन बाबू कहाँ है? मैंने पूछा। डॉक्टर के साथ ही बाहर गया है, नरगिस ने जवाब दिया। ज़रा आगे एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ मेडिकल स्टोर से दवाएं भी लेता आएगा। हम तीनों दीवार के करीब पड़े हुए सोफ़ों पर बैठ गए। रोशन बाबू की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। वो 3-4 किस्म की दवाएं लेकर आया था। कागज़ की एक थैली में लिपटी हुई ब्रांडी की एक छोटी सी शीशी भी थी। हमारी बातें की आवाज़ सुनकर रत्ना एक बार फिर आंखें खोल दी। नरगिस ने इसे दवाएं दे दी। 2-4 घूंट ब्रांडी के भी पिला दिए।
इसके बाद रत्ना एक बार फिर नींद की आगोश में पहुंच गई। रत्ना की यह अचानक बीमारी मेरे लिए निहायत तशवीशनाक थी और जाहिर है इसे ठीक होने में कुछ रोज़ लगेंगे, और इस दौरान खुदा न खास्ता पुलिस को यहाँ हमारी मौजूदगी की भनक मिल गई तो हम फरार भी नहीं हो सकते थे। मेरे लिए भाग जाना अगरचे कुछ मुश्किल नहीं था, मगर मैं रत्ना को छोड़कर नहीं जा सकता था। वो कई महीनों से मेरे साथ थी, इसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया था, कई बार मौत से पंजा आजमाई की थी, और मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता था कि मैं इसे ख़तरे में छोड़कर भाग जाऊं। और वैसे भी इससे कुछ ऐसा लगाव सा हो गया था कि मैं इसे छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकता था। इस रात में इस कमरे से बाहर निकला। रत्ना नींद में भी बार बार बेचैन हो रही थी। इसे ज़्यादा तकलीफ़ न हुई हो, लेकिन इसकी बेचैनी से मैं करब में मुब्तला हो गया था। सुबह 7 बजे के करीब नरगिस मेरे लिए चाय लेकर आ गई। इस वक्त रत्ना ने आंखें खोल दी। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। इसने दोनों हाथ सीने पर रखे हुए थे। पसलियों के दर्द ने इसके चेहरे के तासुरात भी बिगाड़ दिए थे। मैंने इसे सहारा देकर दवाई के चंद घूंट पिला दिए। नरगिस ने भी इसे एक पेन किलर गोली दे दी थी, लेकिन रत्ना की तकलीफ कम नहीं हुई थी। मैं रोशन बाबू को जगाती हूँ, नरगिस कहते हुए तेजी से बाहर निकल गई। मैंने चाय के चंद घूंट भरे, कप साइड टेबल पर रखा और बेड पर बैठकर रत्ना का सर अपनी गोद में रख लिया। इसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में बेपनाह करब था। तुम ठीक हो जाओगी रत्ना। मैं इसका गाल थपथपाने लगा। ठंड लग गई है और कोई वजह नहीं, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और रुक रुक कर बोली, दोनों हाथों से पसलियाँ दबाने लगी। अभी दवा दी है, रोशन बाबू डॉक्टर को बुला लाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ठीक हो जाएगी, इसे तसल्ली दे रहा था। इसी वक्त कन्याकुमारी और रोशन बाबू अंदर दाखिल हुए। रोशन बाबू स्लीपिंग सूट पहने हुए था। इसकी हालत देखकर वो सिर्फ 1 मिनट को रुका था और फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। तकरीबन 15 मिनट बाद निचले हाल से रोशन बाबू की आवाज़ सुनकर मैं और कन्याकुमारी इस कमरे से निकले और जल्दी से दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। इसके थोड़ी देर बाद मैंने रोशन बाबू की आवाज़ें सुनी थीं। मैंने दरवाजे की झुरी में से झांक कर देखा, वो दोनों सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। आधे घंटे बाद वो दोनों चले गए तो मैं और कन्याकुमारी रत्ना वाले कमरे में आ गए। इंजेक्शन लगाया है, नरगिस ने मुझे देखते ही कहा। रोशन बाबू डॉक्टर के साथ गया है और दवा लिख कर दी है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं बेड पर बैठ गया। इंजेक्शन लगने के थोड़ी ही देर बाद रत्ना की हालत कुछ बेहतर होने लगी। इसके लिए नाश्ता बना कर ले आई। इसने अपने हाथ से रत्ना को नाश्ता कराया। हकीकतन वो भी परेशान थी। 20-25 मिनट बाद रोशन बाबू आ गया। ये क्रीम दी है डॉक्टर ने, इसने एक डबिया नरगिस की तरफ बढ़ा दी और इसकी पुष्ट पर मालिश करनी है। नाश्ता करवा कर इसे दूसरी दवाएं खिला दो और मालिश कर दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। नाश्ता मैंने करवा दिया है, दवाएं दे देती हूँ, नरगिस ने कहा और फिर अपने हाथ से रत्ना को दवा खिलाने लगा। अब तुम लोग बाहर चले जाओ, मैं इसे मालिश कर दूँ। इसने बारी बारी हम सब की तरफ देखा। हम लोग कमरे से बाहर आ गए। नरगिस ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हम तीनों नीचे आकर बैठ गए। नरगिस तकरीबन आधे घंटे बाद आई थी। वो सो गई है, कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। वो हमारी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। इसके 10-15 मिनट बाद रत्ना के अलावा हम सब इस हॉल कमरे में बैठे नाश्ता कर रहे थे। रात को वक्फे से हल्की बारिश होती रही थी और इस वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। नाश्ते के बाद भी हम वहीं बैठे बातें करते रहे। 10 बजे के करीब रोशन बाबू उठकर अपने कमरे में चला गया और थोड़ी ही देर बाद तैयार होकर वापस आ गया। इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाओगे, नरगिस ने कहा। दफ्तर में एक बहुत ज़रूरी काम है बीबी, रोशन बाबू ने जवाब दिया। आज मैंने जयपुर की एक पार्टी को वक़्त दे रखा है। एक मामले में कई दिनों से डील चल रही है, शायद आज कुछ फाइनल हो जाए, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा तो था कि अब तशवीश की कोई बात नहीं, दोपहर को वही दवाएं देनी है और इसी क्रीम से सीने और पुश्त पर मालिश भी करनी है, लेकिन बिलफर्ज कोई तकलीफ़ हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर जसवंत को फ़ोन कर देना, वो घर पर नहीं क्लिनिक पर होगा। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी, नरगिस ने जवाब दिया। रोशन के जाने के बाद वो बाहर का गेट बंद कराई। रात भर की बारिश से मौसम में खासी खनकी आ गई थी, लेकिन तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद होने की वजह से अंदर की फ़िज़ा खुशगवार थी। मैं नरगिस और कन्याकुमारी के साथ ऊपर वाले हॉल में आ गया और इस कमरे के साथ सोफे पर बैठ गए। इससे पहले मैंने रत्ना के कमरे में झांक कर देख लिया था। बातें करते हुए मैं नरगिस को घुमा फिरा कर उस तरफ ले आया कि वो खुद ही अपने बारे में बताने लगी। नरगिस के कहने के मुताबिक इसका ताल्लुक टॉनक के एक मुतवस्सित घराने से था। इसका बाप मुकराना में रोशन बाबू के बाप के पास मुलाजिम था। जब नरगिस टॉनिक में अपनी माँ के पास रह रही थी, वो इस वक्त 9-10 साल की थी कि इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। यूँ तो टॉनिक में इसके ख़ानदान के और भी लोग थे, मगर नरगिस का बाप इसे टॉनिक में किसी रिश्तेदार के पास छोड़ने के बजाय अपने पास मुकराना ले आया। यहाँ वो रोशन बाबू के घर में रहने लगी। रोशन बाबू इस वक्त 13-14 साल का था। रोशन के बाप ने नरगिस को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया और इस तरह वो भी तालीम हासिल करने लगी।
रोशन बाबू इस वक्त 13-14 साल का था। रोशन के बाप ने नरगिस को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया और इस तरह वो भी तालीम हासिल करने लगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।